हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए मैं लाया हूं बहुत ही खास, बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास। और ये क्लास होने वाली है अपना जो पेपर है एवोल्यूशन पेपर, जिसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। इस पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन, लेकिन आज हम कुछ खास तरह से सॉल्यूशन करेंगे। खास तरह से कैसे करेंगे पहले तो बता दूं, कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, ठीक लास्ट तक इस एक ही क्लास में सारा कंप्लीट करेंगे। और खास तरह से कैसे करेंगे, आप साइड में जो पीडीएफ देख रहे हो ना, यहाँ पे मैं आज आपके लिए प्रिंटेड जो सॉल्यूशन है वो लेकर के आया हूँ। क्योंकि एवरीडे जैसे मैं आपको लिख करके जो अवेलेबल कराता था, तो वो तो फिर मुझे मिटाना पड़ता था, आप लोगों को थोड़ी सी असुविधा होती थी। बट आज जो है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए रेडी करके लाया हूँ। तो ये बिल्कुल आपको इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे। ये पीडीएफ वैसे मैंने आपके साथ शेयर करी है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हमने शेयर कर दी है। ठीक है, ये कंप्लीटली देखो हमने आपका जो यहाँ पे देखो, विशेष बात क्या है कि इसका जो कंपोजिशन वाला भाग है, शॉर्ट कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन, वो भी आज तो मैं पूरा सॉल्व करवाऊंगा। बाकी हम ग्रामर कर लेते थे और छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते थे एमसीक्यूज वो कर लेते थे और अनसीन पैसेज करते थे, जबकि आज की क्लास में हम टोटली कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो आइए करते हैं शुरू। और इसका जो इसके जो पहले के जो दो भाग है वो बच्चों आप लोगों ने देख लिया होंगे, नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा, वहां से इसका जो अनसीन पैसेज फर्स्ट और अनसीन पैसेज सेकंड जो है वो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वो हम कर चुके हैं तो इसमें रिपीट हम नहीं करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे आज कि आज हम यहां से देखो, यहाँ पे देखो, मैं इधर आ जाता हूँ। यहाँ पे देखो हम करेंगे इसका ये दूसरा वाला जो अनसीन पैसेज था हम कर चुके हैं, आपने पढ़ा होगा, देखो ठीक है ना, साल्ट वाला ये तो कर किया था हमने। अब हम करेंगे सेक्शन बी जो है हमारा। सेक्शन बी जहाँ से शुरू होता है वो ये है कि हमें जो अपना कंपोजिशन वाला भाग है वहां से हम सेक्शन बी को शुरू करेंगे। कंपोजिशन में थर्ड क्वेश्चन क्या है कि रिसेंटली यू हैव स्टार्टेड योगा क्लासेस फॉर वीमेन। ध्यान से समझना, महिलाओं के लिए स्पेशली आपने योगा क्लासेस स्टार्ट करी है। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर गिविंग डिटेल। तो अब आपको एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है। और वैसे मैंने बाकी जो अपनी जो पुरानी जो पहले वाली जो क्लासें रही है ना, उस क्लास में मैंने सारे जो शॉर्ट कंपोजिशन है वो करा दिए। नोटिस राइटिंग है या फिर अपना एडवर्टाइजमेंट राइटिंग भी हमने वहाँ पे किया हुआ है। साथ ही साथ जो आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट जो है वो भी हमने किया। एक्सेप्ट और डिक्लाइन कैसे करना है किसी इन्विटेशन को, फॉर्मल और इनफॉर्मल को, वो हमने वहाँ पे किया हुआ है। अगर आपको वो क्लासें हमारी चाहिए, जैसे नोटिस चाहिए तो आप लिखोगे नोटिस बाय एजुकेशन राइज, यूट्यूब पे अगर आप लिखोगे तो आ जाएगा अपना वाला। इसी तरीके से अगर आप लिखोगे एडवर्टाइजमेंट बाय एजुकेशन राइज तो वो भी आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है। किसके लिए कि हमने योगा क्लासेस स्टार्ट करी है स्पेशली महिलाओं के लिए। तो कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों, आपको इस तरीके से आपको मैं यहाँ पे लिख करके जो लाया हूं वो आपको दिखा देता हूं कि आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। हाँ, अब देखिए ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 ये है कि रिसेंटली यू हैव स्टार्टेड योगा क्लासेस फॉर वीमेन। हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, अब आपको यहाँ से शुरू करना है। आप देखो, सबसे पहले आप लिखेंगे आंसर। आपने आंसर लिख दिया, ये पेज नेक्स्ट चेंज हो रहा है, आप क्या करेंगे जहाँ फ्रेश पेज से यहीं पे आंसर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर। तो ये हमने लिख दिया ANS आंसर। अब सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट में हेडिंग लिखी जाती है टॉप मोस्ट में। पैटर्न थोड़ा सा ध्यान रखना इसका, आप लोग शानदार से शानदार पैटर्न बता रहा हूं। इस तरीके से अगर आपने लिख दिया तो आपका 100% पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ध्यान रखना। और मतलब एक भी क्वेश्चन छोड़ने का मतलब क्या है, आपने 80 में से ऑटोमेटिक नंबर छोड़ना शुरू कर दिया। तो छोड़ना नहीं, हमें तो 80 में से 80 पूरे नंबर लाने हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हेडिंग। क्या लिखा है हेडिंग, फाइंड योर इनर स्ट्रेंथ योगा क्लासेस फॉर वीमेन। ये हो गई हमारी हेडिंग। आगे क्या लिखा है, एम्पावर योर सेल्फ विद एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ योगा। ये हमने एक हेडिंग लिखी है 2 लाइन में। कितनी शानदार है कि फाइंड योर इनर स्ट्रेंथ, अपनी आंतरिक शक्ति प्राप्त करिए, योगा क्लासेस फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए योगा क्लास। फिर एक लाइन नीचे लिखी, एम्पावर योर सेल्फ विद एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ योगा, हमारी भारत की प्राचीन योग परंपरा
से अपनी ताकत को जगाइए। तो ये तो हो गई हमारी हेडिंग। आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो ये 2 लाइन भी लिख सकते हैं, बिल्कुल चल जाएगी। ये लिखने के बाद में अब हम हमारे जो योगा क्लासेस है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। क्या लिखेंगे? वी आर प्राउड टू अनाउंस न्यू योगा क्लासेस स्पेशली डिजाइन फॉर वुमेन स्टार्टिंग फ्रॉम 21 मार्च 2024। बिल्कुल साहब, आपको क्लियर जानकारी दे देनी है, क्लियर आपको बता देना है कि आप क्या करने वाले हो, कितनी तारीख से और किसके लिए। These classes offer a supportive and welcoming environments too। अब देखो हमारे इस क्लासेस में क्या क्या मिलेगा आपको? Improve flexibility and strength, reduce stress and anxiety, increase mindfulness and self-awareness, and connect with a supportive community of women। ओके, अब देखो नीचे, नो प्रायर एक्सपीरियंस नेसेसरी, पहले से आपको जानकारी हो योगा की ऐसा कोई जरूरी नहीं है। Our qualified instructor will guide you through various yoga styles। हमारे प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक जो है वो आपको अलग अलग योगा का अभ्यास करवाएंगे। कैटरिंग टू ऑल लेवल्स ऑफ फिटनेस, यानी आपकी पूरी फिटनेस के लिए हर टाइप से आपको, मतलब कुछ इतना अट्रैक्टिव बनाओ ना कि लोग देख करके आकर्षित हो जाए और आपकी क्लास में एडमिशन ले ले। ये सारी चीजें आपको लिखनी है बच्चों। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर करता हूं। आगे हमने क्या लिखा है? क्लासेस आर ऑफर्ड एट। अब देखो क्लास कैसे कैसे मिलेगी आपको, वीक में कितने दिन मिलेगी? डे 1, डे 2 और डे 3, जितना दिन आप देना चाहो उतने दिन दे सकते हो। कितने बजे? अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे, 5 बजे, क्योंकि हमेशा योगा 5 बजे। टाइम का भी थोड़ा देखना पड़ेगा, गतिविधि कब होती है। योगा अर्ली इन द मॉर्निंग ही होता है, वो ही हाँ जो है वो लाभदायक होता है। अर्ली बिट डिस्काउंट अवेल्स अंटिल 15 मार्च। अब देखो जो पहले एडमिशन लेगा उसको हम डिस्काउंट भी देंगे। 15 मार्च से पहले पहले अगर कोई एडमिशन लेता है तो उसको विशेष डिस्काउंट है। लिमिटेड स्पॉट्स अवेलेबल। देखो भाई सीट कमी है, ज्यादा नहीं है, फिर बाद में आओगे नहीं मिलेगी। मतलब कुछ ऐसा करो ना, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइज का मतलब ही क्या होता है? विज्ञापन का मतलब ये होता है इस तरीके से आप बनाओ कि लोग आपकी इस चीजों को आकर्षित हो जाए आपकी तरफ। लिमिटेड स्पॉट्स अवेलेबल, कॉन्टैक्ट अस टुडे फॉर रजिस्ट्रेशन। आज ही हमसे संपर्क करें अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। आपने अपना फोन नंबर दे दिया, आपने अपनी ईमेल आईडी दे दी, बस हो गया। और एंड में एक लाइन और, क्या? फाइंड योर बैलेंस, फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड फाइंड योर इनर यू। अब देखो और क्या बाकी रहा है, कितना अट्रैक्टिव हमने ये आपके लिए रेडी किया बच्चों। और योगा क्लासेस अभी वर्तमान की जो कंडीशन है ना उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। योगा पर आपको जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट लिखना हेतु आ सकता है। पैराग्राफ राइटिंग भी आ सकती है, इस पे ध्यान देना। तो पैराग्राफ राइटिंग भी आ सकती है और ये भी आपको मिल सकता है। तो आप अच्छी तरह से इसे जो है वो ढंग से तैयार कर लीजिए। वैसे मैं बता दूं कि इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हो ना तो वैसे में जो पुराने बच्चे उनको तो सबको पता है। अगर कोई नया बच्चा आया है तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पे आपको हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है। जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर, आप व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक, आपको हमारे ऐप की लिंक, वेबसाइट की लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक, कोर्सेज की लिंक, सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आपको तो ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अब एक्चुअली व्हाट्सएप पे क्या होगा कि जब आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद की पीडीएफ मिलेगी। और अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं, टेलीग्राम चैनल, तो उसमें जो पुरानी पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। आप पे डिपेंड करता है आप क्या ज्वाइन करेंगे। नंबर लिखो 907962 989। ओके, तो ये अपना नंबर है, आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा प्रश्न है चौथा प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न क्या कहता है देखो, कि यू आर शिल्पी ऑफ जयपुर। नहीं, अभी देखो, अभी एक और है थर्ड जो है ना, थर्ड, इस थर्ड में अथवा में है क्या? राइट नोटिस टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स अबाउट द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब वार्षिक उत्सव में जो पुरस्कार वितरण समारोह है उसके बारे में स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने हेतु आप एक नोटिस लिखिए। तो हमने खूब सारे नोटिस लिखे बच्चों, एक नोटिस और बता देता हूं मैं आपको, एक नोटिस और बता देता हूं। नोटिस लिखने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है बच्चों कि सब देखो, जैसे हमने यहाँ पर भी यहाँ पे लिखा आंसर है ना, जहां से आप शुरू करें फ्रेश पेज से, यहाँ पे लिखेंगे आंसर। हमने फ्रेश पेज से ही शुरू किया है, आपको भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले हम नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं। तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे आपका स्कूल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, जोधपुर, जो भी आप जहाँ भी पढ़ते हो तो वो आपको लिखना है। तो आप अब देखो, कई बार बच्चे ये कहते हैं सर कैपिटल लेटर में लिखें कि स्मॉल लेटर में लिखें, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसे है ना नियमों में मत उलझो, ये फालतू की चीजों में मत उलझो, आपको तो लिखना है। आप चाहो तो ये जो नेम ऑफ स्कूल लिखते हो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख दो, आप चाहो तो पूरा ही कैपिटल लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन
लेकिन ध्यान रखना जो इंग्लिश के रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्या रूल्स हैं कि कोई भी जो नाउन होता है ना, प्रॉपर नाउन जो होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है, मतलब इंग्लिश के रूल्स को हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आप अगर स्कूल का नाम लिखते हो तो या तो फुल पूरा कैपिटल लेटर में लिख दो तो चल जाएगा, और अगर पूरा कैपिटल लेटर में नहीं लिखो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दो, GOVT आपने कर दिया, गवर्नमेंट, उसके बाद सीनियर, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद स्कूल, और उसके बाद आप जो भी है जोधपुर तो आप लिख दो जोधपुर, ठीक है। और फिर से कह देता हूं, कैपिटल लेटर में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसे कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस साइड हो गई हमारी डेट 4 मार्च 2024, क्लियर। यहाँ पे सेंटर में हम लिखेंगे नोटिस, इसको कैपिटल लेटर में लिख देना, NOTIC, इसको नोटिस को कैपिटल लेटर में लिख देना, और इसके नीचे हम लिखेंगे हेडिंग एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको भी चाहो तो कैपिटल लेटर में लिख दो। अगर कैपिटल में मान लो नहीं लिखते हो, भूल जाते हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप तो बस लिख के आ जाना। और उसके बाद देखो, अब एक्चुअली यहां पे हमने जो सब्जेक्ट लिखा है ना, आप अब ये जो सब्जेक्ट है ना आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो ये सब्जेक्ट आपको नहीं लिखना होता है। अगर लिख भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे नहीं भी लिखो तो चलेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ से शुरू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिलाइटेड टू अनाउंस द एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24, मतलब बच्चों आपको सूचित करते हुए हमें खुशी हो रही है कि हमारा वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण समारोह जो है वो हमने घोषित कर दिया है। देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो लिखा क्या है कि दिस प्रेस्टिजियस इवेंट विल बी हेल्ड टू रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स ऑफ अवर स्टूडेंट्स इन एकेडमिक्स, को करिकुलर एक्टिविटीज एंड अदर एरियाज। तो इसमें हमारे विद्यालय के जो भी छात्र हैं जिन्होंने शैक्षिक क्षेत्र में अन्य सह शैक्षिक गतिविधियां जैसे खेलकूद है, अनुशासन और जितने भी ऑल ओवर जो फील्ड्स होते हैं जिसमें बच्चों ने जो शानदार जो अपनी प्रदर्शन अपना किया है, उसमें बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। अब देखो डिटेल ऑफ द सेरेमनी, इसके बारे में क्या क्या है डिटेल, कि ये कब होगा, तो ये कितनी तारीख को होगा हमने लिख दिया, कितने बजे शुरू होगा, कहाँ पे होगा, वो वेन्यू आपको प्लेस का नाम लिखना है। अगर आपका स्कूल है तो आप लिखेंगे स्कूल ग्राउंड। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग द फंक्शन वी विल बी अवार्डिंग प्राइजेस टू स्टूडेंट्स हु हैव डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर। जिन छात्रों ने पूरे वर्ष पे भर के दौरान विभिन्न जो अपने प्रदर्शन किए हैं, श्रेष्ठ प्रदर्शन, उन बच्चों को पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू एक्नॉलेज देयर डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट टू एक्सीलेंस। उसके बाद सिंसियरली, और आप अपना नाम लिख दीजिए, जो भी नाम है। अगर कुछ भी नहीं है ना तो आप यहाँ पे लिख दीजिए प्रिंसिपल, PRINCIPAL। तो ये हो गया आपका बच्चों एक नोटिस राइटिंग, ठीक है। चलिए अब ज्यादा टाइम खराब ना करके फिर से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आगे जो क्वेश्चन अपना चौथा प्रश्न है बच्चों, देखो चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न ये कहता है कि यू आर, क्या है ना, यू आर शिल्पी ऑफ जयपुर, राइट अ रिपोर्ट फॉर एन स्टीम्ड न्यूज़पेपर ऑन हाउ अ शॉर्ट सर्किट सेट अ शॉप ऑन फायर। आप एक रिपोर्ट लिखिए और उसमें ये बताइए, एक न्यूज़पेपर के लिए, क्योंकि रिपोर्ट हमेशा न्यूज़पेपर के लिए लिखी जाती है। रिपोर्ट क्या होता है एक्चुअली बच्चों, जो न्यूज़ में जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती है वो एक प्रकार की रिपोर्ट होती है। तो अब आपको अब इसमें चिंता नहीं करनी, इसका कोई फॉर्मेट कैसे याद करें, क्या बिल्कुल सिंपल सा, मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो अगर मान लीजिए आपको ये लिखना पड़े कि भाई एक दुकान में आग लग गई, तो आप उस आग की घटना का, क्योंकि समाचार ऐसे ही होते हैं, तो अब आपको हो सकता है इसी पे आ जाए। ये पेपर बहुत ही ढंग का है, अच्छा है, ध्यान रखना जितने भी, इसलिए तो मैंने आपके लिए प्रिंटेड यहाँ पे तैयार किया है। बाकी तो मैं ऐसे भी बता सकता बच्चों, कर लेना, आप कर लेना, चलो ये भी कर लेना, वो भी कर लेना, और अच्छा ऐसा करना, ये छोड़ देना और ये कर लेना, ऐसा नहीं। हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको कोई भी चीज छोड़ो मत, लापरवाही कहीं पर भी नहीं, हमेशा गंभीर रहो अपने काम के प्रति, और विशेष करके एग्जाम के प्रति तो आपको बिल्कुल सीरियस होना है। तो ये जो रिपोर्ट हमने आपके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट तैयार करी है, और वो रिपोर्ट इस प्रकार रहेगी। आपको ऐसे देखो लिखनी है कि आपको ये क्या लिखना है कि भाई एक दुकान में आग लग गई और उसका वर्णन आपको करना है। तो यहां पे देखो कि ये है चौथा क्वेश्चन। चौथा प्रश्न क्या है कि यू आर शिल्पी ऑफ जयपुर, राइट अ रिपोर्ट, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। तो अब जब हम शुरू करते हैं तो पहले हेडिंग, आपने जैसे अखबारों में जो हम न्यूज पढ़ते हैं तो न्यूज में भी पहले हेडलाइंस होती है ना, हेडलाइन मुख्य समाचार होता है, और उसके बाद फिर उसका विवरण होता है। तो जो मुख्य समाचार होता है, जो मेन हेडलाइंस होती है, आपको इसी तरीके से एक हेडलाइन लिखनी है। क्या हेडलाइन, और वही हमारा टाइटल हो जाएगा रिपोर्ट का, शॉर्ट सर्किट ब्लाजेज थ्रू जयपुर शॉप।
बस ये हो गई हेडिंग। ओके, अब देखो फिर उसके बाद क्या लिखते हैं हम, प्लेस लिखते हैं और तारीख लिखते हैं और उसके बाद फिर हम रिपोर्ट लिखना शुरू कर देते हैं। तो हमने ये पहले लिखा जयपुर February 29, 29 फरवरी, और आप अपने हिसाब से कोई भी डेट लिख दीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे अ डिवेस्टेटिंग फायर engulfed a shop in the bustling नया बाजार एरिया ऑफ जयपुर लास्ट नाइट, कि भाई अब कहाँ पे लगी, जयपुर के कौन से इलाके में पिछली रात को एक भयंकर आग लग गई। सस्पेक्टेड टू बी कॉज्ड बाय अ शॉर्ट सर्किट, कारण क्या था कि शायद शॉर्ट सर्किट से लगी हो, ऐसा एक जो है वो एक संदेश जो है वो जाता है। द फ्लेम्स विच इरप्टेड अराउंड 8 PM क्विकली स्प्रेड थ्रू द शॉप, 8 बजे जो ज्वालाएं दिखी थी वो एकदम से भड़क गई। आइडेंटिफाइड एज शांति प्रोविजन स्टोर, और वो दुकान कौन सी थी, दुकान का नाम ये था, नाम क्या था, शांति प्रोविजन, और भड़क गई आग। कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज टू द इन्वेंट्री एंड द स्ट्रक्चर इटसेल्फ, तो कहाँ कहाँ पे नुकसान हुआ वो आपने लिख दिया। बच्चों इस तरीके से ये कंप्लीट PDF में आपको अवेलेबल कराऊंगा, आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लेना, आ सकता है इस पर, इसलिए आप लोग पढ़ लेना। चलो अब देखो, अब मैं पूरा पढ़ के इसको सुनाऊंगा नहीं, आप लोग देखो क्या क्या हुआ, कितने लोग, और कोई हताहत हुआ तो वो लिखना है, और कैसे हेल्प करी, और फायर ब्रिगेड को बुलाया, और वो सारी चीजें इसमें कंप्लीटली लिखी हुई है, किसने क्या कर क्या कहा, और ये अपना एक हो गया आपको बच्चों रिपोर्ट। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट है। रिपोर्ट में क्या होता है, आपको हेडिंग लिखनी होती है टॉप में, इसका जो पैटर्न जो होता है या इसका जो फॉर्मेट होता है उसको समझो। आप हेडिंग लिख दो, हेडिंग के बाद में नीचे प्लेस का नाम लिख दो, डेट लिख दो, और उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुआ उसका सीधा सीधा विवरण लिखना शुरू कर दो, आपके पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अब हम, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां। हाँ नहीं, चौथा प्रश्न है, चौथे में एक और क्वेश्चन है, क्या है कि राइट अ पैराग्राफ इन 100 वर्ड्स बेस्ड ऑन गिवन सम क्लूज कंज्यूमिंग फ्रेश फूड इंस्टेड ऑफ कैन फूड, डिब्बे वाले भोजन से की बजाय जो भोजन है ना, फ्रेश फूड और डिब्बे वाले फूड के बारे में आपको लिखना है। तो देखो यहाँ पे कुछ जो क्लूज दिए हुए हैं, हिंट दिए हुए हैं, आपको इनका प्रयोग करना है। फ्रेश फूड, फ्लेवर, कैन, एडेड, फ्रेश, ये सारी चीजों को शामिल करते हुए आपको लिखना है एक पैराग्राफ। तो आइए लिखते हैं एक पैराग्राफ इन सारी चीजों को शामिल करते हुए। तो ये रहा अपना चौथे क्वेश्चन का सेकंड और पैराग्राफ, कहाँ गया, हाँ अब देखिए ये रहा पैराग्राफ बच्चों। पैराग्राफ क्या है कि राइट अ पैराग्राफ 100 वर्ड्स, ओके, ये क्लूज हमने लिए। हाँ, अब पैराग्राफ में ना तो कोई हेडिंग होती है, ना आपको कोई प्लेस लिखना है, ना डेट लिखनी है, कुछ भी नहीं लिखना है, आप सीधा सीधा जो टॉपिक दिया उस पर लिखना शुरू करो। तो हम लिखेंगे वाइल द कन्वीनियंस ऑफ कैन फूड इज अनडेनिएबल, opting for fresh produce whenever possible offers a multitude of benefits. Fresh fruits and vegetables boast a vibrant and superior flavor compared to their tuned counterparts, as they haven't undergone processing that can diminish their natural taste. Additionally, fresh food generally contains favor added ingredients like preservative and sodium. तो अब देखो कि फ्रेश फूड और कैन फूड दोनों में क्या है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये सारी चीजें बताई गई है। बिल्कुल आपको 100 वर्ड्स में बच्चों ये लिखना है। ठीक है, तो छोटा सा है, आप देखो 4-5 लाइन है, इतनी सी है, आराम से लिख सकते हो। ये PDF में आपको अवेलेबल कराऊंगा, आप लोग इसे पढ़ लेना और याद करके इसे लिख देना। चलो बच्चों अब देखो इसके बाद में, अब देखो ये हो गया हमारा, हिल तो नहीं गया, हाँ ठीक है। अब देखो ये है 5वां प्रश्न, ये 5वां। अब देखो हमारा ग्रामर सेक्शन शुरू होता है, एक काम करते हैं ग्रामर अपन कर लेते हैं। ठीक है, ये जो लेटर्स है ना, ये मैं आपको अलग से हमने अवेलेबल करवाऊंगा, टोटली लिख करके आपको कैसे लिखना है। तो अब ग्रामर सेक्शन शुरू होता है, सेक्शन सी जो है बच्चों ग्रामर में, इसमें आपको क्या करना होता है कि जो 6वां, 7वां और 8वां और 9वां 4 प्रश्न आएंगे प्रत्येक, क्योंकि अपने ग्रामर में 4 टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक से 2-2 प्रश्न आएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, छठा क्या है कि ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिए हुए हैं इनका यूज करते हुए आपको इन सेंटेंसेस को जोड़ना है। पहला क्या लिखा हुआ है कि डिड यू नोटिस द वुमन इन द कॉर्नर, शी वॉज राइटिंग अ लॉन्ग लेटर।
क्या आपने उस महिला को, उस कॉर्नर में महिला को देखा? वो एक लंबा लेटर जो है वो लिख रही थी। इसे हमें हु से जोड़ना है, हु मैंने जो, तो हम इसको सीधा सीधा ऐसे इसको कंबाइन करेंगे कि डिड यू, यहां से शुरू करेंगे, डिड यू नोटिस द वुमन इन द कॉर्नर, और ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसको हटा देंगे और यहाँ पे हम जोड़ देंगे हु, WHO, हु जोड़ेंगे, और फिर इसका हु सी, हु, अब ये सी हट जाएगा, है ना, सी हट जाएगा, और हु वॉज राइटिंग ए लॉन्ग लेटर। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। मैं भी आपको इसकी PDF जो है उसमें आपको दिखा देता हूं कैसे करना है। दूसरा देखो, ही सा मी एंड ही रैन अवे देन, अब इसे हमें वेन से जोड़ना है, तो हम लिखेंगे वेन ही सा मी, जब उसने मुझे देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। अब फिर से हमें देन वापस जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी देखो ये जो दो क्वेश्चन है, ये जो दो क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से आप लिखोगे। सेक्शन सी में ये देखो पहला वाला है, क्या लिखा है यहाँ पे कि डिड यू नोटिस द वुमन इन द कॉर्नर, सी वॉज राइटिंग ए लॉन्ग लेटर, हु से जोड़ना है तो जोड़ेंगे डिड यू नोटिस द वुमन इन द कॉर्नर हु, अब सी हटा दिया, वॉज राइटिंग ए लॉन्ग लेटर। ओके, दूसरा क्या है कि ही सा मी ही रैन अवे देन, इसे वैन से जोड़ना है तो हम वैन को स्टार्टिंग में लिखेंगे, वैन ही सा मी, जब उसने मुझे देखा, ही रैन अवे देन, तो तब वो भाग गया। ओके, अब देखो ये तो हो गया हमारा छठा प्रश्न। इसी तरीके से सातवां क्वेश्चन देखो बच्चों, सातवां प्रश्न क्या है? सातवां कहता है कि कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड, कि इनको एक सेंटेंस बनाना है अपना। तो पहला क्या है, ही डिजर्व्ड सक्सेस ही फेल्ड, वो सफलता का हकदार था, वो फेल हो गया, और इसे हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। और दूसरा है कि आई वॉज एनॉयड आई केप्ट क्वाइट, इसे हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो हमने क्या करना है कि जो सिंपल सेंटेंस बनता है उसके 6 तरीके हैं, मैंने आपको कल बताया था सिंपल सेंटेंस कंजक्शन जब हमने पढ़े थे, किस तरीके से इन्हें हमें ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है। और इसी तरीके से हमने देखा कंपाउंड सेंटेंस को भी। तो देखो ये जो सेंटेंस है ना, इसको हम इस तरीके से करेंगे कि ही, सातवां प्रश्न देखो, हाँ इसको हम जोड़ना है कि ही डिजर्व्ड सक्सेस ही फेल, इसको लिखेंगे डिस्पाइट डिजर्विंग सक्सेस, है ना, कि सफलता का हकदार होने के बावजूद ही फेल्ड, वो फेल हो गया। सिंपल सेंटेंस में वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब होने चाहिए, तो इसके हिसाब से ये हुआ है, और हमने डिटेल में लिख दिया कि ये कैसे कैसे हुआ और क्या क्या हुआ है। दूसरा आई वॉज एनॉयड आई केप्ट क्वाइट, हमें इसे कंपाउंड से जोड़ना है। तो कंपाउंड में क्या होता है बच्चों कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसे हम करेंगे कि एनॉयड आई केप्ट क्वाइट, दिस यूजेज अ पार्टिसिपल फ्रेज टू कंबाइन द टू सेंटेंसेस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने एक पार्टिसिपल फ्रेज का प्रयोग किया है, वो है एनॉयड। ओके, अब देखो नेक्स्ट है आठवां क्वेश्चन। आठवां क्या कहता है? आठवां क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट कंजंक्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। तो यहां पे देखो कि हमारे पास में एक तो है पहला है कि ही इज लव्ड, ही इज नॉट रेस्पेक्टेड, बट और एंड दोनों में से भरना है। तो हम भरेंगे ही इज लव्ड बट नॉट रेस्पेक्टेड। तो देखो ये लिखा हुआ है, आठवां इधर लिखा हुआ है, हाँ ही इज लव्ड बट ही इज नॉट रेस्पेक्टेड। और दूसरा देखो क्या है कि द टेबल इज ब्लैंक हैवी, ब्लैंक आई कैनॉट लिफ्ट इट, द टेबल इज सो हैवी, है ना, यहाँ पे सो दैट है, सो दैट, सो और दैट ये साथ में जो है वो लिए जाते हैं, नाइदर आइदर और का प्रयोग होता है, या तो ये या ये, पर इसमें आएगा सो दैट, कि द टेबल इज सो हैवी दैट आई कैनॉट, टेबल इतना भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नाइन्थ में बच्चों कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द पैसेज गिवन इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रिक्त स्थान इन योर डायरी, पुट इट डाउन या पुट इट अप। तो देखो पुट डाउन का मतलब होता है लिखना, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अपनी डायरी में लिखिए, तो हम करेंगे पुट इट डाउन इन योर डायरी, तो ये पहला वाला आएगा पुट डाउन। नेक्स्ट देखो हिज फ्रेंड्स, और उसके बाद ब्लैंक है हिम ड्यू टू हिज हैबिट्स टर्न अगेंस्ट और टर्न आउट। देखो टर्न आउट का मतलब तो होता है बच्चों मुनाफा कमाना या कोई उत्पादन करना, और टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ हो जाना, से विमुख हो जाना। तो उसके मित्र उसकी आदतों के कारण उसके खिलाफ हो गए, उसको छोड़ के चले गए, रिलेशन जो है वो छोड़ दिया। तो ये आएगा यहाँ पे ऑप्शन, ये टर्न अगेंस्ट। तो ये है फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब पे हमने एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो डाल रखा है बच्चों, पहले से लेकर के लास्ट तक की जो अपनी जितनी फ्रेजल वर्ब्स हैं वो सारी आपको यूट्यूब पे मिलेगी। अगर आप वो क्लास देखना चाहते हो तो आप लिखेंगे फ्रेजल वर्ब्स बाय एजुकेशन राइज, यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे बोल करके भी फ्रेजल वर्ब्स बाय एजुकेशन राइज, तो आपको अपनी फ्रेजल वर्ब का वन शॉट
पूरी जो क्लास है वो आपको मिल जाएगी। चलिए बच्चों, ये हमने किया है, यहाँ पे देखो ये हमने कर दिया सेक्शन सी को कंप्लीट किया है। अब हमारे पास है सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या है, ये जो क्वेश्चंस है सेक्शन डी में जो पैसेज है अपना बुक जो फ्लेमिंगो है उस बुक में से एक पैसेज आता है और उसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे पैसेज तो हम नहीं पढ़ेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि सारे लेसन आपने भी पढ़े हुए हैं, मैंने कई बार पढ़ा दिए हैं, तो अपन सीधा क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये जो पैसेज दिया हुआ है ये जो अपना फर्स्ट चैप्टर है एम हैमेल जो टीचर है और लास्ट लेसन नाम का जो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो फटाफट से मैं पढ़ लेता हूं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न ये है कि व्हाट वाज द टोन ऑफ द टीचर व्हाइल एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स। टीचर एम हैमेल जब अपने बच्चों को संबोधित कर रहे थे तो उनका टोन कैसा था, बोलने का तरीका कैसा था। ऑप्शन एक है ग्रेव, ऑप्शन बी है जेंटल, ऑप्शन सी है बोथ एंड ऑप्शन डी है नन। तो देखो वो ग्रेव भी थे और जेंटल भी थे, तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी बोथ, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर दैट केम फ्रॉम बर्लिन विच वाज द ओनली लैंग्वेज टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। अल्सेस और लॉरेन से जो ऑर्डर आया था उसके अनुसार नहीं, बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसके अनुसार अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में अब कौन सी भाषा पढ़ाई जानी थी, तो बच्चों वहां पे ओनली जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, अब फ्रेंच वहां पे नहीं पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या थर्ड कि हुज वर्ड्स वर अ थंडर क्लैप फॉर द लिटिल बॉय। किसके शब्द उस छोटे से बच्चे फ्रेंच के लिए एक थंडर क्लैप के समान थे। थंडर क्लैप का मतलब होता है बहुत बड़ा एक आघात था उसके लिए। टीचर के शब्द, मेयर के शब्द, पोस्ट मास्टर के शब्द या नन ऑफ दम। तो उसका जो टीचर था एम हैमेल जब उसने कहा कि दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, तो ये वर्ड्स बच्चे के लिए एक थंडर क्लैप के समान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला है कि द लिटिल बॉय वॉज सॉरी फॉर। वो छोटा बच्चा दुखी था किस चीज के लिए, नॉट लर्निंग फ्रेंच, वेस्टिंग हिज टाइम, बोथ ए एंड बी एंड नन। तो देखो उसने अपनी भाषा नहीं सीखी थी और अपना टाइम खराब किया था, इसीलिए आज जब एम हैमेल ने कहा कि दिस इज द लास्ट लेसन तो उस बच्चे को काफी सॉरी फील हुआ। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों 5 नंबर कि विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स रेस्पेक्ट। इन शब्दों में से किसका अर्थ होता है रेस्पेक्ट करना। इन पैसेज में रेस्पेक्ट करना, इंसल्ट है, फेथफुल है, डेयरिंग है, ऑनर है। तो ऑनर का मतलब होता है रेस्पेक्ट करना, किसी को सम्मान देना। जैसे उस दिन जब एम हैमेल का लास्ट डे था तो गांव के लोग थे वो भी क्लास में बैठे थे पिछली बेंचों पे, क्योंकि वो ऑनर करना चाहते थे किसका, एम हैमेल का, उन्हें रेस्पेक्ट देना चाहते थे। एंड लास्ट वन इज कि विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज इज ऑपोजिट टू ग्लेड। ग्लेड का मतलब होता है खुश होना, इसका ऑपोजिट क्या है, सॉरी, ड्रेडफुल, डेयरिंग या मिस्टेक। तो इसका हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा सॉरी, दुखी होना, है ना, खुश होना उसका उल्टा हो जाएगा दुखी होना। तो देखो ये हमने जो है वो हमारा नेक्स्ट जो 10वां क्वेश्चन है वो भी हमने कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखो बच्चों, हाँ अब देखो ये जो है क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी एंड हाउ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है मैंने आपके लिए रेडी कर रखा है, तो आप लोग, मैं ये पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा, आप लोग पढ़ लीजिए कि सीमापुरी में जो रैग पिकर्स थे उनकी कंडीशन आपको यहाँ पे बतानी है। इसके क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे तैयार करके दिए, आप लोग ये सारे इसमें आंसर साथ में दिए है ना, आंसर 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 सभी के साथ में है, आप लोग इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कहता है, तो डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर सीमापुरी में आपको रैग पिकर्स की लाइफ के बारे में बताना है। तो आप लिखेंगे कि द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी इज अ हार्श रियलिटी, बड़ी कठिन वास्तविकता में जीते हैं वो लोग। दे ड्वेल इन स्लम्स lacking basic amenities like sanitation and proper housing. Their days are spent shifting through waste, vulnerable to health risk. Income is meager, मतलब बहुत कम कमाते हैं. Dependent on the weight of recyclable material they collect. Despite the struggle, they find dignity in their work. मतलब इन कठिनाइयों के बावजूद भी अपने कार्य को बड़े सम्मान के साथ करते हैं. Transforming garbage into gold to provide for their families. और वो जो कचरा होता है वो अपने उसको इकट्ठा करते हैं, बेचते हैं और अपने परिवार के लिए एक प्रकार से इनकम जनरेट करते हैं. तो देयर एग्जिस्टेंस एक्सपोजेस द स्टार्क इनइक्वालिटी दैट परसिस्ट विद इन आवर सोसाइटी. तो ये हमने इसका आपको आंसर मिल गया. ठीक है, चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं. और इसके आगे जब हम बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं 11 हो गया हमारा, ये हो गया 11वां हो गया, 12वां आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसमें से विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको एक्सप्लेनेशन करनी है. देखो पहले क्या है,
and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting. ये है My Mother at 66 में से ली गई है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रेफरेंस। आप रेफरेंस में स्पेलिंग ध्यान रखना, आर कैपिटल लिखना है, REFERENCE, ये ऐसे रेफरेंस लिखा जाता है ना। पूरा कैपिटल आपको नहीं लिखना है, आप सिर्फ आर कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि आपको जो बेसिक जो रूल्स है इंग्लिश के वो फॉलो करने पड़ेंगे। बेसिक रूल्स क्या होते हैं, किसी भी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लिखना होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रेफरेंस, और रेफरेंस में लिखना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास। उसके बाद फिर कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे कि लेखिका जब कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी अपने पेरेंट्स के होम से, तो उस समय जब उसकी माँ उसके पास बैठी थी, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। फिर एक्सप्लेनेशन करनी है, ठीक है। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट दूसरा है, और दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, हाँ ये कीपिंग क्वाइट में से लिया गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां नंबर बच्चों प्रश्न है। हाँ, अब 14 15 ये क्वेश्चन है, ये इसमें सारे दिए हुए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। हम सीधा चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 18वां प्रश्न है हमारा, 18वां क्वेश्चन है बच्चों। तो 18वां प्रश्न देखो क्या है। मैं अब देखो थोड़ा सा, हाँ चलो इसको रहने दो, ठीक है, अब रहने दो। 18वां क्वेश्चन क्या है, हो गया, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूं। ऑब्जेक्टिव टाइप की जो क्वेश्चन है, जो विस्टार्स में से 6 प्रश्न आएंगे, तो उसको ओपन कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ऑप्शन 1 है हु वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल के बारे में कौन बात करता है, डेविड करता है, सैम करता है, जॉन करता है, चार्ली करता है। तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन डी, चार्ली जो है वो थर्ड लेवल के बारे में बात करता है। मतलब उसने वो थर्ड लेवल पे गया था, उसने कहा मैं थर्ड लेवल पे गया, तो वो सब कुछ इसमें बताता है। नेक्स्ट दूसरा देखो, द किंग डिसाइडेड टू मैरी विद द प्रिंसेस ऑफ दैट स्टेट विच हैड। राजा ने ऐसी राजकुमारी से विवाह करने के बारे में सोचा था जिसके राज्य जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ होना चाहिए। किससे, लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट, घने जंगलों से, लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स इन इट्स फॉरेस्ट, उसके जंगलों में बहुत ज्यादा टाइगर्स होने चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, या फिर नो टाइगर्स विद इन इट्स टेरिटरी। तो उसने कहा था लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स होने चाहिए। क्यों, क्योंकि उसे टाइगर्स को मार करके अपना टारगेट पूरा करना था। तो टाइगर्स उसे नहीं मिल रहे थे, खत्म हो गए थे उसके अपने राज्य में, इसलिए वो चाहता था मैं किसी ऐसे, अब दूसरे राज्य में तो ऐसे तो कौन मारने देगा। तो फिर वो पहले उसने कहा कि मैं शादी करूंगा ताकि वहां जाके ससुराल में फिर टाइगर्स मार करके अपना 100 जो टाइगर्स मारने का टारगेट है उसको पूरा करूंगा, इसीलिए वो टाइगर होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है देखो कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ सदाउस फैमिली सर्वेंट्स व्हेन ही डिसाइडेड टू हेल्प द सोल्जर। जब डॉक्टर के परिवार के नौकरों से उस सोल्जर्स को हेल्प करने के बारे में जब बात हुई, तो उनका रिएक्शन क्या था। They were unhappy and frightened, they were neither happy nor frightened, they were happy and cooperate, या फिर they were untouched from the incident। तो वो they were frightened, unhappy and frightened, भयभीत थे, डरे हुए थे। ओके, एंड देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेरी एंटर्ड लैम्प्स गार्डन बिकॉज इट वाज अ। डेरी ने लैम्प के गार्डन में क्यों प्रवेश किया था, क्योंकि ये एक बिजी प्लेस था, क्योंकि एक लॉनली प्लेस था, क्योंकि एक अट्रैक्टिव प्लेस था, या फिर एक अच्छा प्लेस था। तो बिकॉज दैट वाज अ लॉनली प्लेस, ये एकांत स्थान था, इसलिए डेरी जो है उसने लैम्प के गार्डन में प्रवेश किया था। क्वेश्चन लास्ट है बच्चों, नहीं लास्ट नहीं है, 5वां अभी तो। हाउ डिड द ऑथर फील ऑन रीचिंग अंटार्कटिका। लेखक अंटार्कटिका पहुंच करके कैसा फील करता है, अनसेटिस्फाइड फील करता है, ग्रेट रिलीफ फील करता है, ग्रेट सोरो फील करता है, या ग्रेट फियर फील करता है। तो ग्रेट रिलीफ फील करता है, क्योंकि 100 घंटे की यात्रा जो है उसने अलग अलग व्हीकल्स के माध्यम से पूरी करी थी, वहां जाके उसे एक रिलीफ फील होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि जिट काला सा लाइक सिंकिंग ऑन द फ्लोर व्हेन शी वाज वॉकिंग टू द। कि जिट काला जब कहाँ जा रही थी, तब वो अपने आप को सिंकिंग फील कर रही थी। वो डाइनिंग हॉल की तरफ जा रही थी, रीडिंग रूम की तरफ जा रही थी, कॉमन रूम की तरफ जा रही थी, या प्ले ग्राउंड की तरफ जा रही थी। तो बच्चों जब वो डाइनिंग हॉल की तरफ जा रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे वो सिंकिंग कर रही है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर्स प्रिंटेड, मैं आपको ये पीडीएफ जो है वो बिल्कुल आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। ये 12वां प्रश्न है, ये 13वां, उसके बाद देखो ये और 17वां, और उसके बाद में फिर ये है बच्चों 18वां क्वेश्चन। 18वें के आंसर्स भी हमने यहाँ पे आपके लिए रेडी करके दिए हैं, ये सारे के सारे, और ये पीडीएफ में आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो ये तो था हमारा बच्चों, आपको बता दूं
कि ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर है जो हमारे पास, इसके जो 4 पेपर्स है ना, तो 4 में से हमने अभी 2 कर दिए हैं। पहला एक पहले ही आपको मिल गया, ये दूसरा कंप्लीट हुआ है, मतलब 4 में से तो ये पहला हुआ, लेकिन एक और हमने मॉडल पेपर किया था, तो इस तरीके से हमने 2 मॉडल पेपर कंप्लीट किए हैं। अभी हमारे पास एक और 3 और बचे हुए हैं। तो अगर आप लोग कहोगे कि तीनों सर और करवाने हैं, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, तो मैं तीनों करवा दूंगा, क्योंकि अब हमारे पास दिन बचा है सिर्फ एक, और एक दिन में अगर आप कहोगे तो मैं मेहनत करके तैयार कर दूंगा। क्योंकि एग्जाम में है ना, देखो चीजें तो बहुत पढ़ ली आपने, साल भर तैयारी कर ली, तैयारी करने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा फीलिंग आपको मिले, है ना। एक बार आप रेडी हो जाओ पूरी तरह से, क्योंकि अब एग्जाम में जाकर के ही अगर आप पेपर देखोगे पेपर कैसा आएगा आपको, तो उससे पहले ही आप एकदम पूरी तरह से तैयार हो जाओ, है ना। जितने ज्यादा से ज्यादा पेपर कर सको उतने करो। इसीलिए ना कई बच्चे तो जितने भी पेपर मिलते हैं उसको आप देखो, एक्सीलेंट है, डेस्क वर्क है, जो मॉडल पेपर जारी करते हैं 9-9 10-10 इनके मॉडल पेपर्स होते हैं। कई सारे कोचिंग सेंटर्स वाले, कई सारे लोग जो है ना मॉडल पेपर्स पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि तैयारी करने के बाद में जैसे जैसे मॉडल पेपर सॉल्व करोगे उसके सामने आपको सामने कई प्रकार की कठिनाई आएगी। आपको लगेगा ये तो ये मैंने तैयार किया था लेकिन पता नहीं इसमें क्या होगा। तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करने वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। कई बार ये होता है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई तो खूब करते हैं लेकिन बिल्कुल अभ्यास नहीं करते और सीधा एग्जाम में जाके लिखते हैं और वहां पे उनका डब्बा गोल हो जाता है। कई बच्चे कम पढ़ते हैं लेकिन वो ज्यादा मॉडल पेपर्स पे ध्यान देते हैं, उनसे पैटर्न पता चल जाता है। अच्छा, पहले प्रश्न में इसको ऐसे करना है, दूसरा प्रश्न ऐसे आएगा, तीसरा ऐसे आएगा, ग्रामर ऐसे आएगी, कंपोजिशन ऐसे आएगा, और जो शॉर्ट कंपोजिशन कैसे लिखना है, ग्रामर को कैसे करना है, लास्ट क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखना है। ये जितना मॉडल पेपर्स करोगे उतना जो है वो बच्चों आपको फायदा होगा। तो अगर आप कहोगे तो जो 3 मॉडल पेपर हमारे पास और बच्चे मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसके अलावा जो मैंने नंबर दिए थे, एक बार फिर से मैं आपको मेरे नंबर दे देता हूं। नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हाय हेलो कुछ भी लिखोगे तो हमारी जो लिंक है, हमारे ऐप की लिंक, हमारे वेबसाइट की लिंक, हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक, हमारे इसकी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक, कोर्सेज की प्लेलिस्ट की सारी लिंक आपको मिलेगी। उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे भी ये पीडीएफ शेयर करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हमारी लाइव क्लासेस होती है उसका नोटिफिकेशन आता है। साथ ही साथ बच्चों वहाँ पे हमारी जितने भी जो क्लासें होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा हमारा जो ऐप है बच्चों, एजुकेशन राइज, EDUCATION, इस एजुकेशन राइज ऐप में इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। आपको वहां से भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस नंबर पे जब मैसेज भेजोगे तो लिंक मिलेगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो इंग्लिश का कोर्स है, हमारे सारे कोर्सेज हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी कंपलसरी, सारे कोर्सेज वहां पे अवेलेबल हैं। तो उस कोर्स में जो इंग्लिश का कोर्स है, उस इंग्लिश के कोर्स का जो कंपोजिशन वाला भाग है, COMPOSITION, वो कंपोजिशन वाला पार्ट हमने बच्चों आपके लिए फ्री कर दिया है। वहां पे आपको कोई पैसा नहीं देना है उस कंपोजिशन को, और साथ ही साथ ग्रामर जो है वो टोटली हमने फ्री कर दिए। आप इस ऐप में जाएंगे, सारा कोर्स है उसमें नीचे जाते रहेंगे, नीचे वहां पे जो कंपोजिशन आएगा और साथ ही साथ ग्रामर आएगी, उसे आप कभी भी पढ़ सकते हैं। टोटल आपको ग्रामर मिलेगी, पीडीएफ भी वहां पे मिलेगी, वीडियोस भी वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा वो नेक्स्ट सब्जेक्ट करेंगे। आज शाम को 7 बजे हमारी होगी मैराथन क्लास, आप बिल्कुल रेडी होकर के आएंगे। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। अगर आपका कोई डाउट है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम से पहले आज और कल 2 दिन हमारी मैराथन क्लास चलने वाली है, तो शाम को 7 बजे बिल्कुल रेडी रहना है। नोटिफिकेशन आपको इस नंबर के व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। कैसी लगी ये क्लास आपको मुझे जरूर बताइएगा। क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।